यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया है और संविधान के तहत बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य में यूसीसी लाया जा सकता है, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार कर रही है और जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा, ये मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया। निर्देशन में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए जो हमने निर्णय लिया था वो संविधान सम्मत था। आज देश की शीर्ष अदालत ने भी इस पर अपनी सुनवाई की है और उन्होंने इसको संविधान सम्मत माना है और उत्तराखंड राज्य के अंदर जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में हम लोग जो काम कर रहे हैं उस पर माननीय न्यायालय ने भी आज अपनी मोहर लगाई है। निश्चित रूप से ये मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं और आगे हम जल्द ही जो हमारी कमेटी काम कर रही है अपना ड्राफ्ट बनाएगी और उत्तराखंड राज्य इसको लागू करेगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में आरोपियों के नार्को टेस्ट को लेकर आज कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। नार्को टेस्ट को लेकर कोर्ट में 2 बार बहस हो चुकी है। मामले में सरकारी वकील का कहना है कि कोर्ट में दोनों पक्षों की दलील सुनी जा चुकी है। आरोपी नार्को टेस्ट से बचने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बहाने बना रहे हैं। तो कोर्ट आज अपना फैसला यहां पर सुना सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। और इस वक्त बातचीत करने के लिए अनुपम भारद्वाज हमारे संवाददाता कोर्ट द्वार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम, क्या जानकारी है, कितने बजे कोर्ट अपना फैसला इस पूरे मसले पर सुनाएगी? देखिए, लगभग 11 बजे का समय हो सकता है। 11 से और 1 बजे के बीच समय बताया जा रहा है जब कोर्ट अपना फैसला सुना सकते हैं, क्योंकि जैसे कि जो अभी तक की जो सुनवाई हुई है, इससे पहले भी 3 सुनवाई इसमें हुई है, तो लगभग 11 से 12 के बीच में कोर्ट ने अपने जो सुनवाई है उसका फैसला सुनाया था। और जो अब जो आज जो फैसला आने वाला है जो नार्को टेस्ट को लेकर, तो उम्मीद की जा रही है कि लगभग 1 बजे से पहले ये फैसला हो सकता है। यानी कि इसके अलावा अगर इसमें कुछ और आगे की डेट्स दी जानी है या फिर कुछ और अपडेट इसमें होगी तो लंच टाइम के बाद भी फैसला आने की उम्मीद है। लेकिन आज शायद माना जा रहा है कि जो नार्को टेस्ट को लंबे समय से इंतजार कर रही है एसआईटी की टीम, अंकिता के परिजन और जो तमाम जो लोग हैं अंकिता मर्डर केस से जो जानना चाहते हैं कि वाकई में जो हत्यारे हैं, जो हत्यारोपी है, उनका नार्को टेस्ट होगा या नहीं होगा, वो आज अपडेट मिल जाएगी कि उनका नार्को टेस्ट होगा या नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और चलिए अब बात करते हैं जोशीमठ भूध इंसाफ की। लगातार सरकार एक्शन में है, लगातार टीमें वहां पर पहुंच रही है। कल भी मीटिंगों का दौर जारी रहा और आज जोशीमठ पहुंचेगी एनडीएमए की टीम। बॉर्डर मैनेजमेंट सेक्रेटरी भी साथ में मौजूद रहने वाले हैं और एनडीएमए की 4 सदस्यीय टीम जोशीमठ में जाएगी, प्रभावित इलाके में जाकर जायजा लेगी। साथ ही केंद्र को रिपोर्ट दी जाएगी इसकी एनडीएमए की ओर से। कल टीम ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की थी। देहरादून में बैठकों का दौर कल जारी रहा और आज ये टीमें पहुंचेंगी जोशीमठ। प्लानिंग कर ली गई है किस तरह से आगे बढ़ना है ताकि हालात ज्यादा ना बिगड़े और आज एनडीएमए की टीम जोशीमठ में पहुंचेगी। हालांकि इससे पहले भी युद्ध स्तर पर काम लगातार जारी है। खुद मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं, खुद जायजा लेने के लिए भी पहुंचे थे मुख्यमंत्री। जोशीमठ मामले को लेकर केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक पूरी तरह एक्शन मोड में है। देहरादून में बैठक के बाद आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने कहा है कि सर्वे में 603 घरों में दरारें पाई गई हैं। दरार के सर्वे का काम चल रहा है। अब तक 87 परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, शिफ्ट किया गया है। 38 परिवार किराए पर बाहर हैं। जो परिवार किराए पर बाहर हैं उन्हें किराया दिया जा रहा है। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अत्यधिक भू धसाव वाले क्षेत्र को
असुरक्षित घोषित किया गया है। अत्यधिक क्षतिग्रस्त 2 होटल का मैकेनिकल तरीके से हटाया जाएगा। हर दिन 12 बजे मुख्य सचिव बैठक करेंगे और मामले की समीक्षा होगी। इसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत वहां से जो लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है वो धारा 33 और 34 के अंतर्गत नगर क्षेत्र के अत्यधिक भू धसाव वाले क्षेत्रों को असुरक्षित घोषित किया गया है और उसके अनुसार ऐसे क्षेत्रों को खाली करवाया जा रहा है। अभी तक जोशीमठ के कुल 4 वार्ड में विभिन्न क्षेत्रों को असुरक्षित घोषित करते हुए सेक्टर अधिकारी नामित किए गए हैं। जोशीमठ में लगातार भूधंसाव जारी है। CBRI यानी कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम भी जोशीमठ पहुंची और यहां पर खतरनाक हो चुके मकानों की मार्किंग की जा रही है। लाल रंग से निशान लगाया जा रहा है और उन लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। टीम ने यहां पर 2 होटल मलारी इन और माउंट व्यू का भी निरीक्षण किया। टीम ने होटल पर क्रॉस का निशान लगा दिया। अब इन दोनों होटलों को मैकेनिकल तरीके से ध्वस्त किया जाएगा जिससे दूसरे भवनों में कोई नुकसान ना हो। माना जा रहा है कि होटलों को तोड़ने का काम मंगलवार से ही शुरू हो सकता है। से जिस तरीके से भूत धसाव यहाँ पर हो रहा है और ये होटल्स यहाँ पर मिल चुके हैं, इसकी वजह से कोई बड़ा नुकसान ना हो। पहले तो आप ये देखिए कि ये रेड मार्क यहाँ पर लग चुका है और अब ये क्लियर हो गया है। CBRI की टीम इसका इंस्पेक्शन करके चली गई है कि इसको डिमोलिश यहाँ पर किया जाएगा और किस तरीके से इसको डिमोलिश किया जाए ताकि बाकी जगह नुकसान ना हो, क्योंकि इसके नीचे आबादी है, लोगों के घर है। हालांकि वो डेंजर जोन में और लोगों को वहां से हटा दिया गया है, लेकिन जाम भी ना लगे, लोगों के घरों को नुकसान भी ना हो। इससे किस तरीके से डिमोलिश यहां पर किया जाए, इसको लेकर यहां पर टीम ने निरीक्षण कर लिया है और कल इसका डिमोलिशन का काम जो है वो शुरू हो सकता है। इंस्पेक्शन करके टीम चली गई है, अपनी रिपोर्ट यहां पर बनाएगी और उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ जोशीमठ से न्यूज 18 के लिए भारती सकलानी उनियाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बद्रीनाथ सीट से पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट को जोशीमठ में लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने महेंद्र भट्ट पर समय रहते लोगों की आवाज नहीं उठाने का आरोप लगाया। सिंहदार वार्ड में लोगों ने भट्ट का विरोध किया, हालांकि बाद में लोगों को समझाकर शांत किया गया। उसी समय में भाजपा को अलविदा के बाहर आया कि जब तुम हमारे दर्द को नहीं समझ सकते हो, जब तुम हमारे बच्चे के भविष्य के बारे में नहीं समझ सकते हो, तो हम तुम्हारी पार्टी को लात मारते अपना खुला विरोध करेंगे। हम पहले करके मर जाऊंगा मैं, सरकार हमारी बॉडियों को फेंक दे पर मैं हटूंगा नहीं। गोली मार दो तो हम नहीं जाएंगे साले यहाँ से। और भारती सकलानी जोशीमठ से सीधे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। भारती लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं और लगातार वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही हैं। इन हालातों में रिपोर्टिंग करना भी जाहिर तौर पर इतना आसान नहीं होता क्योंकि पहाड़ की अपनी विकट परिस्थितियां भी होती हैं। भारती, ग्राउंड जीरो पर आप लगातार बनी हुई हैं, आज क्या होने वाला है? कौन कौन सी टीमें वहां पर पहुंचेंगी और लोगों को जो पुनर्स्थापित किया गया है कहां कहां पर वो स्थापित किए गए हैं और क्या सरकार इनिशिएटिव्स ले रही है? अनुपम, बिल्कुल आज का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपने पूछा कौन कौन आ रहा है। देखिए लगातार यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला जारी है, चाहे हम बात कर ले टीम्स की, डिपार्टमेंट्स के, वो आ रही हैं, मैपिंग्स यहाँ पर हो रही हैं। लेकिन आज जो 2 बड़े डेवलपमेंट यहाँ पर देखने होंगे, एक तो ये कि जो 2 होटल है जिन्हें डिमोलिश करना है उसकी प्रक्रिया जो है वो आज शुरू हो सकती है। एक तो NDRF की टीम और SDRF की टीम उसके आसपास के एरिया को कवर करेगी ताकि नुकसान ना हो, क्योंकि मुख्य सड़क पर वो दोनों ही होटल हैं और इन होटल से जाम भी लग सकता है, सड़क जो है वहां पर आवाजाही बाधित हो सकती है, तो वो ना हो। दूसरा, उसके नीचे जो घर हैं या आसपास जो इलाके हैं वहां पर नुकसान ना हो, ये देखना भी एक इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसी की आज पूरी उसके आगे पीछे ये कहा जा सकता है कि उसको किस तरीके से डिमोलिश किया जाए, इसको लेकर टीम ने सर्वे कर लिया है और आज वो प्रक्रिया शुरू हो सकती है। और ये कहा जा रहा है कि देर रात से
होटल को डिमोलिश करने का काम शुरू हो सकता है, जो इनपुट हमारे पास आ रहे हैं। दूसरा, एनडीएमए की टीम यहां पर आएगी और वो प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी। सेंटर से भी टीम आ रही है जो कि यहां दौरा करने वाली है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट यहां पर आने वाले, 11 बजे वो तकरीबन पहुंचेंगे जोशीमठ में और जो प्रभावित इलाके हैं वहां का दौरा वो करने वाले हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जोशीमठ में लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, उनको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान ना हो, न जान का न माल का। ये कोशिश प्रशासन, सरकार लगातार करने में लगी हुई है। इसके अलावा जो 2 होटलों की तो बात हो गई जिनको मैकेनिकल तरीके से ध्वस्त करने की तैयारी है, इसके अलावा जो और खतरे की जद में है मकान, जहां पर बड़ी दरारें आ चुकी हैं, उनको भी मार्क यहां पर किया जा रहा है और प्लानिंग ये भी है कि उनको भी यहां पर ध्वस्तीकरण किया जाए ताकि उनकी वजह से और नुकसान ना। जी भारती, कल हमने देखा बैठकों का दौर लगातार जारी रहा। देहरादून में वैज्ञानिक भी पहुंचे, भूगर्भीय वैज्ञानिक, जिन्होंने लगातार चर्चा की। खुद मुख्यमंत्री ने इसकी अध्यक्षता की। क्या हम ये समझे कि प्लानिंग जो कल की गई है उसे आज एग्जीक्यूट किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए जानने की कोशिश कर रहे हैं पहले तो क्या वजह है, अभी तक जो सर्वे हुए हैं, अभी इन लोगों को कैसे विस्थापित, ये तमाम डिटेलिंग्स यहां पर हो रही है। और देहरादून से लेकर जोशीमठ तक तमाम जगह मीटिंग्स का दौर जारी है, क्योंकि लोगों को सुरक्षित स्थान पर रखना सबसे पहली प्रायोरिटी है और उसी पर काम चल रहा है। देहरादून में कल जब एनडीएमए की टीम पहुंची, मुख्यमंत्री ने उनसे बातचीत की, पूछा कि इस तरह की परिस्थितियों में क्या कुछ हो सकता है, कैसे लोगों को विस्थापित किया जाए, ये तमाम प्लानिंग। अब वो टीम यहां पर पहुंचेगी, यहां के प्रभावित इलाकों को देखेगी, क्योंकि अभी तक ग्राउंड जीरो पर एनडीएमए की टीम नहीं पहुंची। अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं, सर्वे रिपोर्ट्स आई हैं, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही, उनकी स्टडी की गई है। लेकिन अब इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से हो और क्या वजह है, क्यों आखिरकार ये भूधसाव हो रहा है, इस पर डिटेल स्टडी करने के लिए उसका निरीक्षण करना, उन प्रभावित इलाकों पर जाना जरूरी है और आज वही होने वाला है। ठीक है भारती, बहुत शुक्रिया, ये तमाम जानकारी आपने दी। आप लगातार नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ में हो रहे भूधंसाव का असर चमोली के पर्यटक स्थलों पर भी अब दिखने लगा है। सर्दियों में गुलजार रहने वाला औली रोपवे बंद होने से टूरिस्ट की कमी झेल रहा है। हालांकि विदेशी पर्यटक यहां पर सर्दियों में मजे लेने के लिए पहुंच रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विंटर सीजन में पर्यटकों से गुलजार रहने वाला औली इन दिनों वीरान है। जोशीमठ में भूधसाव होने के चलते एहतियात बरतते हुए 3 जनवरी से जोशीमठ औली रोपवे बंद है, जिसका असर पर्यटन व्यवसाय पर दिखने लगा है। हिमालय की वादियां इन दिनों जितनी खूबसूरत नजर आ रही हैं, वहां पर्यटकों की कमी भी दिख रही है। जबकि सर्दियों में ये इलाका टूरिस्ट की आमद से गुलजार रहा करता है। औली झील भी इन दिनों बेहद खूबसूरत दिख रही है। कुछ विदेशी ट्रैकर्स ने बताया कि जितना खूबसूरत ये इलाका है, वहाँ आना उतना ही मनमोहक है, जबकि देसी पर्यटकों को जोशीमठ की हलचल से यहाँ आने में डर लग रहा है। It's really nice to go with India hikes, I think, because they really respect the landscape. And it was a really peaceful journey to just be up in the mountains and really be with nature and get out of the city on our travels and just have some peace and quiet. And yeah. बिल्कुल इन्फॉर्मेशन सब जगह है, न्यूज़ चैनल में जिस तरह से चल रहा है, बाकी हमारे होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर तक बात पहुंची हुई, तो सबको पता था कि यहाँ पे इशू है। तो हम आए ही तभी हैं जब हमें यहाँ के डीएम वगैरह ने भी रिपोर्ट दी कि कुछ पर्टिकुलर एरियाज में ही ये इशू है। वहीं काम प्रभावित होने से टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग बेहद परेशान हैं, क्योंकि टूरिस्टों का आना कम हो गया है। काफी असर, अभी जहाँ पर आप देख रहे हैं, अभी तक यहाँ पर लाइन रहना था, नंबर आना मुश्किल होता, इतनी लाइन लगी रहती है। आजकल तो टूरिस्ट नसीब ही नहीं हो पा रहे जितना चाहिए। अभी जोशीमठ में आपदा के कारण काफी टूरिस्ट कम हो गए हैं और मेन यह है कि रोपवे बंद हो गई अभी, उस कारण से। अब फिर इस साल स्नोफॉल नहीं हुई, उसके कारण से भी काफी टूरिस्ट कम हो गए। वैसे इन दिनों पहाड़ की वादियां बेहद मनमोहक लग रही हैं। ऐसे में जोशीमठ के कुछ इलाकों में हो रहा भूधसाव ने पूरे चमोली के टूरिज्म पर असर डाल दिया है।
जोशीमठ में प्रभावित लोगों को लगातार शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन कई परिवार ऐसे भी हैं जिनकी अपना गुजारा खेती बाड़ी से करते थे। अब उनके सामने ये समस्या भी खड़ी है कि आगे वो किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। यही नहीं, उनके घर में सामान भी इतना ज्यादा है कि कहां सामान लेकर जाएं, इसलिए कई लोग अपना घर छोड़कर जाना ही नहीं चाहते। और यही हालात जोशीमठ में लोगों के साथ हैं, जब डेंजर जोन में रह रहे लोग अब अपना घर छोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री यहां पर आए, मुख्यमंत्री ने जब इस इलाके को देखा और यहां पर जो भूधसाव हो रहा है, उसके बाद अधिकारियों को निर्देश दिए कि डेंजर जोन के इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उन्हें वहां से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। ऐसे ही कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो यहां पर रहते हैं, लेकिन अब उनके सामने परेशानी ये है कि वो जाएं तो कहां जाएं। जब अपना घर छोड़ना पड़े तो बहुत संकट की स्थिति आ जाती है। ये बताओ, कई लोग आ रहे हैं देखने के लिए, लेकिन मदद क्या क्या मिली? अभी तक कोई मदद नहीं मिली मैडम हमको। किसी भी तरह की कोई मदद नहीं? किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। देखने के सब आ रहे हैं और जो आप लोगों की वजह से हमारा वो हो रहा है। क्या कुछ रहता है, कैसे करते हो, घर परिवार कैसे चलता है? सब एक तो ये वृद्धों सब पेंशन मिलती है और दूध बेचकर मैं अपना गुजारा करता हूँ। बाकी हमारे पास कोई साधन तो है नहीं। अच्छा, गौशाला भी टूट गई और अब तो टूट गई है। हाँ, गौशाला भी टूट गई और मैंने गाय की भी बड़ी समस्या हो गई, उसे मैं कहाँ बांधूं। तो ये भी हमारे लिए बहुत मुसीबत की समस्या। इसीलिए नहीं छोड़ रहे थे घर? इसीलिए नहीं छोड़ रहे थे, मैंने जहाँ हम जाएंगे वहाँ हम गाय भी ले जाएंगे। कह रहे तो हैं कि किराए का कमरा लो, लेकिन जब उन्होंने कह रखा 4000 रुपए देंगे किराए का कमरा के, वो जब उन्होंने उसका सहारा भी नहीं दे रखा है, दे ही नहीं रखा है, तो कहाँ रहेंगे वो बेचारे। पहले तो उनको जरूरत है अभी सहारे की, और अभी कह रहे कि तुमको पैसे देंगे, तुम किराए का कमरा लो, खाली बोल के चले जा रहे, लेकिन कुछ नहीं कर रहे उनके लिए। वो उस तरह की मदद नहीं मिल पा रही है। बोल के तो कह रहे ये करेंगे, जगह देंगे तुमको हर, लेकिन जब इंसान आज हम कमरा, आज कोई नहीं है तो ये कहाँ जाए, किसके किराए के कमरे में जाए? आप सुन रहे हैं लोगों की परेशानी, दर्द यही है कि आखिरकार ये सामान कहाँ ले जाएं, अपने बिस्तर गद्दे ये इस तरीके से रख दिया गया है अब, क्योंकि यहाँ से घर खाली करना पड़ रहा है। और जिस किराए के कमरे में या जिस भी व्यक्ति के घर में ये सामान सुरक्षित स्थान पर रखना है, वहां पर भी ये सामान पूरा नहीं आ पा रहा है। तो इस तरह की परेशानियां लोगों के सामने आ रही है और साथ ही साथ रोजी रोटी का संकट भी उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि आजीविका यही थी, खेतीबाड़ी करना। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ जोशीमठ से न्यूज 18 के लिए भारती सकलानी उनियाल। जोशीमठ जैसा ही खतरा धारचूला पर भी मंडरा रहा है, लेकिन दो तरफा आफत के बीच धारचूला को एक राहत मिली है। लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार काली नदी किनारे सेफ्टी वॉल को लेकर भारत और नेपाल की एक राय बन गई है, जिसके बाद काम भी शुरू हो गया है। काली नदी के तेज बहाव से धारचूला को बचाने के लिए भारत ने सेफ्टी वॉल का काम बीते साल शुरू किया था, लेकिन नेपाली नागरिकों के विरोध के कारण इसे रोकना पड़ा। नेपाली नागरिकों ने एक बार नहीं बल्कि कई बार सेफ्टी वॉल का काम रुकवाया। हालात तो यहाँ तक जा पहुँचे कि नेपाली नागरिकों ने सुरक्षा दीवार बना रहे भारतीय वर्कर्स पर दर्जनों बार पथराव तक किया। लेकिन अब दोनों मुल्कों की सुरक्षा दीवार निर्माण को लेकर एक राय बन गई है। उनकी जनता थी जो इम्पैक्ट हो रही है। फाइनली हमारा ये निष्कर्ष निकला कि हम लोग काम आज से एंड कल से शुरू कर देंगे घटघाट सेक्शन पे, एंड नेपाल भी हमें पूरा कोऑपरेट करेगा कि उनकी तरफ से जो भी मटेरियल इकट्ठा हो चुका है, जो आरबीएम हो चुका है, वो नेपाल अपनी तरफ से हटा लेगा। एंड हम लोग जहां भी अननेसेसरी हमारे डाइवर्जन थे, उन्हें टाइम बाउंड मैनर में जैसे ही हमारा काम कंप्लीट हो जाता है उन्हें हटाएंगे। नेपाल के दारचूला में हुई मीटिंग में भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ ही दोनों मुल्कों से विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मीटिंग में तय किया गया कि भारत काम पूरा होने के साथ ही सभी डाइवर्जन को काली नदी से हटाएगा। यही नहीं, नेपाल भी अपनी तरफ से पड़े मलबे को तत्काल हटाने का काम शुरू करेगा। साथ ही नेपाली प्रशासन और संगठनों के प्रतिनिधियों ने भरोसा दिलाया कि अब उसकी ओर से किसी तरह की पत्थरबाजी नहीं होगी। कुछ लोगों द्वारा पथराव वगैरह किया जा रहा था, तो आज हम लोग एसडीएम साहब के जो है नेतृत्व में नेपाल जाकर मित्र राष्ट्र के समक्ष जो है आपसी सामंजस्य बनाकर बैठकर जो गलतफहमी हुई थी उसको दूर करके हम लोगों ने आपस में समझौता किया है।
2013 में काली नदी के तांडव से भारत और नेपाल को इस इलाके में भारी नुकसान हुआ था, जिसके बाद नेपाल ने अपनी तरफ मजबूत सुरक्षा दीवार बना ली, लेकिन भारत बीते साल ही सेफ्टी वॉल पर काम शुरू कर पाया था। भारत की सुरक्षा दीवार को लेकर नेपालियों ने कई अड़चनें पैदा की थी, लेकिन अब दोनों मुल्कों में सहमति के बाद उम्मीद है कि धारचूला को बचाने का काम तेजी से होगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। जोशीमठ में हो रहे भूस्खलन भूधसाव से जहां एक ओर हड़कंप मचा हुआ है, वहीं टिहरी डैम की झील में पानी के उतार चढ़ाव के चलते टिहरी झील से सटे गांव में भी भूधसाव जारी है और ग्रामीण टिहरी झील की मार झेलने को मजबूर हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। टिहरी झील से सटे भटकंडा गांव में करीब 1 दर्जन परिवार इन दिनों डर के साए में जीने को मजबूर हैं और पुनर्वास नीति के तहत उन्हें मुआवजा दिया जाना था, जो अभी तक नहीं मिल पाया है। घरों में बढ़ रही दरारें और खेती की जमीन में हो रहे भूधसाव से लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। उत्तराखंड में मछली पालन का काम बढ़ाया जाए और 5 टारगेट तय किए जाएं। सीएम ने कहा कि 5 टारगेट पर फोकस किया जाए, उस पर काम करते हुए ध्यान लगाया जाए। सीएम ने यह भी कहा कि मछली पालन में केंद्र की योजनाओं पर काम बढ़ाया जाए, जिसमें 90% तक के फंड के केंद्र की तरफ से मिलने की बात उनकी ओर से कही गई। मीटिंग के बाद मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि पहली बार किसी सीएम ने मत्स्य विभाग की समीक्षा की और जल्द ही ट्राउट फिश के उत्पादन को बढ़ाया जाए। वहीं मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को अपने विदेश दौरे की प्रेजेंटेशन भी दी। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि अप्रैल में कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा ताकि बकरी, भेड़, गाय पालन को लेकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर में भी काम कर रहे लोगों के एक्सपीरियंस का फायदा उत्तराखंड को मिल सके। हमारे केंद्र पोषित स्कीम है जिसमें 90-10 का रेशियो पे हमको केंद्र की सहायता मिलती है, उन पे ज़्यादा फोकस करने को हमको बोला गया है। जो हमारी ट्राउट फार्मिंग है जिसका बहुत अच्छा हमको रिजल्ट मिला है पिछले 5 साल से, उसका प्रोडक्शन और कैसे बढ़ाया जा सके और उसकी मार्केटिंग और उसके स्टोरेज प्रोसेसिंग यूनिट्स कैसे उसको हम और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ये हमारे मेन फोकस एरिया है। और आइए अब डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी